अब देखते हैं 2020 का सी सेट सीधे सही विकल्प वाले प्रश्न में आ जाते हैं। 1 अंकों का प्रश्न में हमारे पास पहला प्रश्न है, गवाक्ष शब्द का अर्थ है। 4 विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना है, तो इसका अर्थ होता है सा खिड़की। गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़की। दूसरा प्रश्न है, सरिता के नीरव प्रवाह सा बढ़ता हो अपना जीवन काव्य पंक्ति है, यानी कौन सी कविता से है? तो साध कविता से है। तीसरा है, मधुलिका पुत्री थी। मधुलिका जो है किसकी पुत्री थी? तो ये तो फेमस है सिंह मित्र की। चौथा, माटी वाली किस शहर में रहती थी? तो माटी वाली जो है टिहरी शहर, यानी सा टिहरी शहर में रहती थी। पांचवा, दादू दयाल किस काल के कवि हैं? तो ये दादू दयाल जो है आपका भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल। अब सीधे आ जाते हैं अपन उचित संबंध जोड़ों में। उचित संबंध जोड़ों में का खंड में है डिटेक्टरी, रीवा रानी नागफनी की कहानी, आवा गृह प्रवेश। जो हम जानते हैं उसको हम पहले बनाएंगे ताकि नहीं जानेंगे उसके बारे में बाद में सोचा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, रीवा एक क्या है? पेड़ है। तो ये दूसरा का उत्तर हुआ। डिटेक्टरी शब्द का प्रयोग किया गया है हिटलर के लिए अधिनायकता के रूप में, हिटलर और स्टालिन के रूप में। तो यहाँ पे हो गई पहला का। उसके बाद है आवा एक रचना है। किसकी रचना है? डॉक्टर परदेसी राम वर्मा का, ये चौथा। उसके बाद है गृह प्रवेश तो कविता है, आपको पता है इसकी रचनाकार कौन है? सतीश जायसवाल जी, ये 5वां का हुआ। और बच गया रानी नागफनी की कहानी, बीच से दिया है। इसके रचनाकार है हास्य व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी। तो ये हो गया आपका तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, झाड़ूराम देवांगन खाली स्थान के शीर्षस्थ कलाकार थे। तो ये थे पंडवानी के शीर्षस्थ कलाकार थे। दूसरा, सोन के उद्गम को खाली स्थान कहते हैं। सोन शब्द से है, ये भी है सोनमुड़ा क्या कहा जाता है? सोनमुड़ा। तीसरा है, चंदा असमन सूरज कस्तन, यानी चंदा के समान हमारा मन जो है शीतल हो और सूरज के समान हमारा तन यानी शरीर जो है क्या हो? चमके। तो यहाँ पे कौन सा? उपमा अलंकार। गरीब आदमी का खाली स्थान नहीं उजड़ना चाहिए। तो गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। गरीब आदमी का शमशान, यहाँ पे शमशान का अर्थ वो वाला शमशान नहीं बल्कि क्या? घर हो रहा है। उसके बाद है 5वां, यह जीवन क्या है? यह जीवन क्या है? खाली स्थान है, मस्ती इसका पानी है। यह जीवन क्या है? निर्झर। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। अब आ जाते हैं 2 अंकों के प्रश्नों में। 2 अंक वाले प्रश्न हमारे पास क्या क्या है? पहला प्रश्न है, लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी जैसा दुख क्यों हो रहा है? यानी लड़की को जब माँ विदा करती है, उनका कन्यादान करती है, उसके बाद उनको अंतिम पूंजी जैसे दुख क्यों हो रहा है? ये प्रश्न पूछा है। तो उत्तर है हमारे पास, लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी जैसा दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस लड़की को इतने दिनों से लाड प्यार से पालन पोषण किया है, वह कन्या जो है दान करने के बाद दूसरों की हो जाएगी, अर्थात माता पिता का उस पर से अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसी कारण माँ को अंतिम पूंजी जैसा दुख होता है। उसके बाद प्रश्न तीसरा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे केयर कीजिए, श्रुति यानी होता है सुनना, सम यानी समान, भिन्न धन अर्थक, भिन्न यानी अलग अलग, अर्थक यानी अर्थ, अर्थात ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान लगे, सुनने पर सेम लगेगा,
लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उसे बोला जाता है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। तो अ है अंश और ये है अंश, दोनों को सेम बोल रहे हैं अंश। अंश में जो शक्कर का सा है जिसको हम डिग्री के रूप में यूज़ करते हैं गणित में, उस अंश का मतलब होता है हिस्सा। और अंश सर्वता का सा है, इसमें हमारे पास यूज़ होता है कंधा के लिए। उसके बाद है अभिराम। अभिराम यानी होता है सुंदर, जबकि अविराम, अविराम विराम यानी रुकना, अविराम यानी बिना रुके, यानी क्या, लगातार। तो इसको याद रख लेंगे। अंश यानी हिस्सा, अंश यानी कंधा, अभिराम यानी सुंदर और अविराम यानी लगातार। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा। चौथा है हमारे पास, जगत का सबसे विराट जनतंत्र किसे कहा गया है? तो जगत का सबसे विराट जनतंत्र भारत के जनतंत्र को कहा गया है। किसके जनतंत्र को? भारत के। क्यों कहा गया है? क्योंकि यह बहुत बड़ी आबादी का नेतृत्व करता है। जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरे नंबर का देश है। चूँकि चाइना में जनतंत्र नहीं है, इस कारण से जनतंत्र का नेतृत्व करने वाले में भारत का स्थान क्या है? पहले नंबर पर है। उसके बाद है पांचवा, सूनापन दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता है, यानी कवि के उपाय को केयर करना है। तो कवि चिड़ियों को बुलाने एवं सूनापन दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय करता है। पहला क्या करता है? घर के बाहर दरवाजे की चौखट पर धान की बालियां वाली झालर लटकाता है। जो मेन गेट है वहाँ पे धान की बालियों की झालर लटकाता है। दूसरा काम क्या करता है? घर के जो घर के जो भीतर की जो दीवार है उस दीवार पर आईना अर्थात क्या लगाता है? दर्पण लगाता है। इससे चिड़िया जो है उनके घर में आते हैं, घर में हलचल होने के कारण से चहक से घर का सूनापन दूर हो जाता है। प्रश्न है छठवां, रीतिमुक्त काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखे। केवल नाम पूछा है, इसको हम याद करने के ट्रिक के साथ आपको बता देते हैं। यहाँ पे रचना को इसलिए दिया हूँ ताकि भविष्य में आपका काम आ सके। आपको केवल और केवल दो कवियों का यह नाम यहाँ पे लिखना है। याद करने के लिए ट्रिक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? घनानंद, रसखान, आलम, बोधा और ठाकुर। तो इसको याद रखना, घर, आबो, ठाकुर, ये याद हो गया एक ही शब्द से। घर, घ से आपका आ गया घनानंद, र से रसखान, आ से आलम, बो से बोधा और ठाकुर से ठाकुर। तो याद करने का ट्रिक क्या हुआ? घर, आबो, ठाकुर। ठीक, ये रचनाओं को इसलिए दे दिया हूँ ताकि भविष्य में अगर काम आए तो आपका काम आ सकता है, लेकिन पेपर में आपको केवल और केवल इन कवियों के नाम लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक सातवां क्या दिया है? कौशल प्रदेश में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे? यानी कौशल राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जाता था? कृषि महोत्सव। और कृषि महोत्सव का जो नियम था, पहला क्या था? उत्सव से पहले महाराज की खेती के लिए, यानी महाराज वहाँ एक दिन के लिए कृषक बनता है तो उसकी खेती के लिए एक योग्य खेत चुना जाता था जिसे राजा का खेत कहा जाता था। तो पहले खेत को चयन करेंगे जिसे राजा का खेत कहेंगे, उसी में राजा जो है कृषक बनकर धान बोएगा। दूसरा है, महाराज को एक दिन के लिए इस महोत्सव में कृषक बनना पड़ता था। तीसरा, चयनित खेत के मालिक को बीज देने यानी जैसे अपन बोले अपने एरिया में धान छींटने का जो अधिकार है, साथ ही साथ साल भर खेत की देखरेख करने का भी अधिकार उनको दिया जाता था। चौथा, खेत का वास्तविक जो मूल्य है उसकी चौगुनी मूल्य का चौगुना स्वर्ण मुद्रा अनुग्रह राशि के रूप में प्रदान किया जाता है। जिनके खेत है उनको उस खेत के मूल्य का चौगुनी स्वर्ण मुद्रा के रूप में राशि प्रदान की जाती है। आठवां प्रश्न है, तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रश्न पेपर में बहुत बार आ चुका है, इसलिए इनको ध्यान देंगे। तुरतुरिया क्यों फेमस है? तो इसको तो पहले आप लोकेशन बताना। तुरतुरिया जो है छत्तीसगढ़ के वर्तमान बलौदाबाजार जिले में स्थित है। इससे पहले बलौदाबाजार जो है रायपुर जिले में था, इस कारण से पहले रायपुर जिला लिखा जाता था, लेकिन वर्तमान में कौन सी जिले में है? बलौदाबाजार जिले में है, जो अलग से जिला बन गया है।
दूसरा वाल्मीकि का आश्रम, यहाँ क्या है, वाल्मीकि का आश्रम है। उसके बाद है तीसरा, कविता की पहली ऋचा यानी श्लोक यहीं फूटी। ठीक है, कविता की पहली ऋचा, पहली श्लोक यहीं से, इसी स्थान से लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद स्वामी का जन्म स्थली। आदि शंकराचार्य जिन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 पीठ स्थापित किए, उसी शंकराचार्य के जो गुरु थे जिसका नाम है गोविंद पाद स्वामी का जन्म स्थली। उसके बाद लव कुश से संबंधित 2 याद रखना, पहला इसका जन्म स्थली और दूसरा अश्वमेघ के अश्व को यहीं उन लोगों ने पकड़ा था। तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा। पहला बलौदा बाजार में स्थित, दूसरा वाल्मीकि का आश्रम, तीसरा यहाँ पे है आदि शंकराचार्य के जो गुरु थे गोविंद पाद स्वामी का जन्मस्थली, लव कुश से रिलेटेड जन्मस्थली, और अश्व को यहीं पकड़े यानी अश्वमेघ के अश्व को, और यहीं से पहली ऋचा यानी श्लोक फूटी, ये याद रखोगे। 9वां है गार्टस्बी को कैसे विश्वास हुआ कि युवक सच बोल रहा है। चलिए देखते हैं गार्टस्बी जी को कैसे विश्वास हुआ। तो यहाँ पे है, जब गार्टस्बी ने युवक से कहा आपने यानी आपने होटल का पता, साबुन की टिकिया दोनों एक साथ खो दी। आपने होटल का पता और साबुन की टिकिया दोनों एक साथ खो दी। यह सुनकर यानी साबुन की टिकिया का नाम जैसे ही सुनता है वह युवक जो है साबुन की टिकिया को खोजने के लिए भाग खड़ा होता है, यानी तेज़ी से वो खोजने के लिए जाता है। युवक के जाने के बाद गार्टस्बी वहाँ से उठा तो यानी उस स्थान से उठा तो एक रेपर में लिपटा हुआ साबुन की टिकिया उसे मिला। तो गार्टस्बी को विश्वास हो गया कि वह युवक सच बोल रहा था। क्यों कि साबुन की टिकिया का नाम लेती वो ढूंढने चला गया, जबकि वहीं पे गार्टस्बी को लिपटे साबुन का टिकिया मिला, इसी कारण से उनके बातों पे विश्वास कर गया। प्रश्न है 10वां, प्रयोगवाद की 3 विशेषताएं लिखिए। ये विशेषता जो है सब में काम आएगा, जितने भी है, चाहे वीरगाथा काल, भक्ति काल, रेती काल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, जो भी आ जाए सब में इसी को लिखना है। पहला प्रकृति चित्रण, दूसरा नारी सौंदर्य का चित्रण, और तीसरा है आपका प्रेम और सौंदर्य का निरूपण। ये आपको 3 अंक निश्चित तौर पे दिलाएगा। अब आ जाते हैं सीधे प्रश्न क्रमांक आपका 11 से। यहाँ से प्रश्न का क्रमांक अलग अलग सेटों में भले ही अलग अलग हो, जैसे ए सेट में 11वें नंबर का प्रश्न है, यही प्रश्न जो है बी सेट में क्रमांक बदल जाएगा, सी में क्रमांक बदल जाएगा, लेकिन ये प्रश्न जो है 4 अंकों से हर सेट में रहेगा। इसी कारण इसको सीधा एक बार ही समझाया जा रहा है, सिंपल से सरसरी तौर पे। चलिए, इसमें बोला गया है भावार्थ लिखना है। तो भावार्थ कैसे लिखना है, हमारे पास 2 कविता दी गई है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है, ये आपका कहाँ का है, बादल को घिरते देखा है पाठ। दूसरा है अमल धवलगिरी के शिखर पर। तो आपको लिखना कैसे है, ये पैटर्न आपको मैं बता रहा हूँ, दोनों में से कोई एक के बारे में लिखना है। आपको पूछा है भावार्थ, लेकिन जनरली आप लोग गलती क्या करते हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखते हैं। आपको जो पूछा गया वही लिखे। भावार्थ पूछा है तो भावार्थ लिखे। तो लिखने का तरीका केयर कर लो। प्रस्तुत पद्यांश या कविता में यहाँ पे आपको पाठ का नाम लिखना है। मान लीजिए बादल को घिरते देखा है कि कवि, उनके कवि का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद कवि ने क्या कहा है इसको यहाँ पे लिखेंगे, वो क्या कहलाएगा, प्रसंग, ठीक, प्रसंग, यानी इस प्रकार से कहते हैं कि। उसके बाद इधर जो वर्णन करेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका व्याख्या कहलाएगा। इसमें हुआ क्या, पाठ का नाम आ गया, कवि का नाम आ गया, और यहाँ पे प्रसंग भी आ गया। पाठ का नाम, कवि का नाम, संदर्भ, और यहाँ पे जो लिखा गया है वो क्या हो गया, प्रसंग। तो इसी पैटर्न में आप लोग लिखेंगे। अब आ जाते हैं सीधे प्रश्न क्रमांक 12। दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज़ मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की। इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखे। 4 अंक है। यहाँ पे कुल 9 निर्माण कार्यों के यहाँ के बारे में आपको बता रहे हैं
इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप क्या करेंगे, लिखेंगे। पहला है मैं मेहनत कश मजदूर हूँ, यानी मजदूर कहता है कि मैं मेहनत कश यानी मेहनत करने वाला मजदूर हूँ। दूसरा, मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है, यानी मजदूरों के कंधों पर भूमंडल का क्या है, भार है। तीसरा है मेरे निर्माण की परिधि की व्यापकता अनंत है, यानी हर क्षेत्रों में ये काम करता है, इनके कोई दायरा में नहीं है। बड़े समुंदर का मैंने जल सुखाया। पांचवा, मैंने चट्टानों को छाती में उठाकर कई फीट ऊपर चढ़ाया। छठवां, मैंने पहाड़ काटा, चट्टानें खोदकर खनिज निकाला। सातवां, मैंने ज़मीन को खोदकर उसे जोत बोकर सोना उगलने के लिए मजबूर करता था। आठवां, जंगल काटकर मैंने गांव, कस्बे और नगर खड़े किए। ये सब मजदूरों के कारण ही हुआ। मैं तृण से ताल यानी सुई के नोक से लेकर बड़े बड़े जहाज तक का निर्माण मजदूरों के द्वारा किया जाता है। ये पाठ में जाके देखना, और ही अच्छे ढंग से इस पाठ को मैं समझाया हूँ। 2 प्रश्नों को लेकर पूरे पाठ को कंप्लीट समझा दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। बीमारी को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है, और दूसरा, टेक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है। यानी 2 प्रश्नों को एक में ऐड करके दे दिया है। इसका उत्तर है बीमारी शब्द को लेखक ने महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, प्राणघातक आदि संदर्भों में प्रयोग किया है। उसके बाद है टेक्स को बीमारी के रूप में, यानी एक चीज़ों को केयर करना है, महत्वाकांक्षा, अपेक्षा और प्राणघातक आदि संदर्भों में क्या किया है, प्रयोग किया है। टैक्स को बीमारी के रूप में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि टैक्स पीड़ित व्यक्ति को इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। टैक्स जिन पर लगा रहता है वह उनकी आय का प्रमाण है, फिर टैक्स देने से इनकार नहीं करना चाहिए। यानी टैक्स बीमारी नहीं बल्कि क्या है, एक आवश्यकता है। जो भी टैक्स देते हैं उसी से सरकार जो है देश की विकास की योजना बनाते हैं। प्रश्न है 13, सी कुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी। तो सी कुमार की माँ जो है क्या कहते कहते रो पड़ी। पहला, सी कुमार की माँ अपने पति का स्मरण करते हुए कहती है कि उसने स्वयं यह गीत बनाया था, दूध दही पीबोन भैया नहीं पियन दारूला, लेकिन सब लोग इसके विपरीत कार्य करते हैं, लोग जो है दारू ही पीते हैं, दूध दही पीना बंद कर दिए। दूसरा है सबके हाथों में मदिरा और उसका सेवन कर वह पंचायत में फैसला करते हैं। यानी पंचायत में बैठने वाले लोग सभी लोग पी खाकर पंचायत में बैठते हैं और वो बैठकर वो लोग क्या करते हैं, निर्णय देते हैं, फैसला देते हैं। तीसरा, वे यानी बैठक में जो निर्णय लिया गया उसमें कहा गया कि वे बिना मरिया भात के अर्थात मृत्यु भोज खाए नहीं रह सकते। इन बातों को कहते कहते सी कुमार की माँ जो है रो पड़ती है। आगे देखते हैं 13 का अथवा वाले में, शुष्कत आवत हुई भैया मोर पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो कौन सी मनोदशा दुल्हन के अंदर होती है उनके मन में, ये देखते हैं। तो शुष्कत आवत हुई भैया मोर पंक्ति के अनुसार कवि विदाई के समय दुल्हन की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरी विदाई के लिए मेरे भैया आते होंगे और मेरी याद में सिसक कर रो रहे होंगे। डोली उठाने वाले जिसे क्या बोला जाता है, कहार, तुम छाह में डोली लेकर उनके आने की प्रतीक्षा करो। यानी इसमें होता क्या है कि जब लड़की को विदाई दिया जाता है शादी के बाद, तो उनके भाई के हाथों से उनको विदा करते हुए अंतिम विदा के रूप में भाई से मिलने के बाद उनको विदाई दी जाती है। तो उसी के इंतज़ार में बहन जो है अपने भाई का इंतज़ार करती रहती है और उनकी जो मन में जो दशा होती है उसी के बारे में यहाँ पे बताएं। प्रश्न है 14, कवि ने जीवन की समानता झरने के किन किन रूपों से की है, अपने शब्दों में लिखिए। क्या क्या झरना में और जीवन में क्या समानता है, ये क्या चीज़ है कॉमन दोनों में, ये देखते हैं। दोनों में क्या है, जोश है। झरने में भी आगे बढ़ने की जोश है, नौजवानों के अंदर भी कुछ भी कर गुजरने की जोश रहता है। दूसरा, दोनों में गतिशीलता और क्रियाशीलता है, दोनों गतिशील रहता है, दोनों क्रियाशील रहते हैं। दोनों में बिना सोचे समझे आगे बढ़ने की कामना होती है। चौथा, दोनों नियत मार्ग पर चलते हैं, एक निश्चित मार्ग पर वो लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा, दोनों मार्ग में आने वाली बाधाओं से लड़ते और उसे पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों को केयर करते हुए लिखेंगे।
अब आ जाते हैं हमारे पास कौन से प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा में आ जाते हैं। ठीक है, क्या दिया है, प्रश्न 14 का ही अथवा है। दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार बताया गया है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। यानी दृढ़ता और जड़ता, दृढ़ता के बारे में क्या बताया है और जड़ता के बारे में क्या बताया है। देखने से तो दोनों ऐसा लगता है कि समान है, लेकिन इसमें सूक्ष्म अंतर है। क्या देखते हैं, दृढ़ता जीवन का आधार है, क्योंकि जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय आने पर झुक भी सकता है। हमारे व्यवहार में लचीलापन, समन्वयवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। ये हो गया दृढ़ता के बारे में, यानी दृढ़ रहने पर हम समय आने पर झुक भी सकते हैं, अड़ भी सकते हैं। हमारे व्यवहार में लचीलापन और समन्वय का दृष्टिकोण होना चाहिए। लेकिन जड़ता के लिए क्या बताया, जड़ता वह है जो केवल और केवल अड़ना जानता है, झुकना नहीं जानता। औचित्य अनुचित्य का विचार किए बिना जो अड़ जाता है, केवल अड़ा रहता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, पर हिलता झुकता नहीं। उदाहरण स्वरूप है कि हमारा शरीर कैसा है, नश्वर है, किंतु हमारी जो आत्मा है वो आत्मा कैसा है, शाश्वत है। कहने का अर्थ क्या है, हमारे शरीर में जो ये शरीर है वो कैसा है, नश्वर, यानी इनका नाश होता है। उसके अंदर जो आत्मा है वो कैसा है, शाश्वत है, यानी उनका नाश कभी भी नहीं होता। वह स्थिरता को समेटे हैं, किंतु शरीर में लचीलापन होना आवश्यक है। जब विचारों में लचीलापन होगा तो हम परिस्थितियों के साथ समन्वय करने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, यानी अपने व्यवहार को लचीलापन रखना जरूरी, ताकि हम समय के आधार पर अपने आप को ढाल सकें। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है, मीराबाई को जो अनमोल वस्तु मिली है उसके बारे में क्या क्या बता रही है, अपने शब्दों में लिखिए। तो मीराबाई को राम रतन रूपी अनमोल वस्तु मिली है जो उसे उनके सद्गुरु ने प्रदान किया है। संसार में अपना सब कुछ खोकर उन्होंने जन्म जन्म की इस पूंजी को प्राप्त कर ली है। यह ऐसी पूंजी है जिसे न खर्च किया जा सकता है, ना चोर चुरा सकता है। इसे जितना खर्च करो यह उससे 1.25 गुना ज़्यादा बढ़ता जाता है। आगे कहते हैं, कहने का तात्पर्य है कि मीरा ईश्वर की भक्ति में स्वयं को तल्लीन कर लिया है। ईश्वर के शरण में आकर अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर अपने जीवन को सार्थक कर लिया है। ये मीराबाई के बारे में। इसके अथवा को देख लेते हैं। अथवा में हमारे पास है, लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे। यानी लेखक अमृत लाल नागर को शरद बाबू ने क्या क्या सुझाव दिए थे लेखक बनने के लिए। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया था, पहला, जो लिखना सो अपने अनुभव से लिखना। अपने अनुभव से लिखना, किसी के चीज़ों को चुरा कर या किसी के बातों पे आकर आपको नहीं लिखना है। दूसरा, अपनी रचना को लिखने के बाद तुरंत किसी को दिखाने, सुनाने या सलाह लेने की आदत मत डालना। लिखित साहित्य को अपने पास रखना, उसे बार बार पढ़कर ठंडे मन से उसमें जो भी त्रुटि हो उसको सुधार करते रहो। जब आप संतुष्ट हो जाओ कि वह रचना पूर्ण रूप से सही है, तब आप दूसरे को उसे क्या करो, दिखाओ। तीसरा, अपनी कलम से कभी भी किसी की निंदा मत करो। कभी भी किसी की निंदा नहीं करने की बात कह रही है। और चौथा है, शरद बाबू द्वारा जोड़े गए चौथा सुझाव है, कभी किसी से उधार मत मांगना। यानी उधार कभी नहीं मांगने की बात कही गई है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर के प्रश्न में अपठित गद्यांश, इस गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको नीचे जो 6 प्रश्न हैं उनमें से कोई 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पढ़ने के लिए क्या करना, पहले मैं अपने आधार पे बता रहा हूँ, पहले तो आपको प्रश्न को पढ़ लेना चाहिए। एक बार कम से कम प्रश्नों को पढ़ लो, जो भी प्रश्न दिया है। उसके बाद गद्यांश पढ़ना। आपको ये केयर करना है कि शीर्षक जो है या तो शुरू के 1-2 पंक्ति में मिल जाएगा या अंतिम पंक्ति में मिलेगा। दोनों जगह नहीं मिलेगा तो पूरे सार को देखकर समझना है। जनरली पहले और अंतिम पंक्ति में शीर्षक मिल जाते हैं और शीर्षक का एक प्रश्न बनता है। तो पहले प्रश्न को पढ़ना, प्रश्न को पढ़ने के बाद इसको पढ़ना,
तब आपको आसानी से मिलते जाएगा। और आप लोग क्या करते हैं, जो गद्यांश में रहता है ऐसे टिक लगा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर है करके लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है। प्रश्नों में जो चीज़ रहता है उसको वहाँ पे लिखो, उसके बाद जो चीज़ वहाँ पे डालना है उसी चीज़ को डाल दो। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, व्यक्ति जीवन की दौड़ में कब पिछड़ जाता है। ये कब के जगह में लिखना है। व्यक्ति जीवन की दौड़ में समय के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने पर पिछड़ जाता है। ये कब के जगह में इन शब्दों को लिखना है। आप लोग टिक लगाकर पूरा लिखते हैं वो कि जो कि क्या है, गलत है। इसको अपने शब्दों में लिखना है। दूसरा, चाणक्य के अनुसार समय का ध्यान ना रखने वाले व्यक्ति को जीवन में क्या मिलता है। तो चाणक्य के अनुसार समय का ध्यान ना रखने वाले व्यक्ति को जीवन में असफलता और पछतावा ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है। तीसरा में ये दिया है क्या, जीवन में सफलता की कुंजी किसे बताया गया है और क्यों। तो जीवन में सफलता, जीवन में समय का नियोजन ही सफलता की कुंजी है। और मेरे ख्याल से यही शीर्षक भी होगा, क्योंकि समय गतिमान है। समय के साथ हम कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने पर पिछड़ जाएंगे। चौथा प्रश्न, समय जैसे बहुमूल्य धन को सोने चांदी के समान क्यों नहीं रखा जा सकता। सोने चांदी को हम एकत्रित करके रख सकते हैं, लेकिन समय को नहीं रख सकते, क्योंकि समय कैसा है, गतिमान है। तो समय जैसे बहुमूल्य धन को सोने चांदी के समान नहीं रखा जा सकता, क्योंकि समय गतिमान है। पांचवा है, कबीरदास जी की सीख यदि ना मानी जाए तो उसका क्या परिणाम होगा। यदि हम कबीरदास जी की सीख नहीं मानते, यानी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाला, तो यदि हम कबीरदास जी की सीख नहीं मानेंगे तो संसार में प्रगति नहीं कर पाएंगे। काम को कल पर डालने से हमें पछतावा और निराशा ही हाथ लगेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शीर्षक पूछा गया है। शीर्षक क्या है, आप लोग बहुत सारे लिख देते हैं। शीर्षक यानी एक प्रकार से टॉपिक का नाम या पाठ का जो नाम रहता है, जो 1 से लेकर 5 शब्दों के बीच आपको देना है। इसमें है हमारे पास क्या, समय का नियोजन या समय का महत्व। ठीक है, समय को कैसे नियोजित करना है या समय का महत्व ऐसे भी लिखा जा सकता है, और भी शीर्षक हो सकता है। तो ये 2 सूटेबल शीर्षक हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17, इसमें हमारे पास है आवेदन पत्र। इसको लिखने का तरीका क्या है ये आप देखेंगे। यहाँ पे आवेदन पत्र है और यहाँ पे क्या है, पत्र है। तो आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, इसका पैटर्न अभी थोड़ा चेंज हो चुका है, इसी को मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आया, अभी जो आया है उसमें प्रति यानी मुख्यमंत्री को लिखने के लिए बोला है। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रति मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कहाँ का है, छत्तीसगढ़ शासन, और वो कहाँ का है, हमारे भारत का है। विषय आपको प्रश्न में मिलेगा कि यहाँ पे विषय को आपको लिखेंगे, उसके बाद महोदय, उसके बाद सनम्र निवेदन है, ऐसे करके पूरा डिटेल करेंगे। यहाँ पे लिखने का पैटर्न पहले समय में आप लोग लिखते थे, अब केवल हर वाक्य को लेफ्ट साइड से प्रारंभ करना है। प्रति के बाद आप ऐसे मुख्यमंत्री को इधर और उसके नीचे वाले को ऐसे लिखते थे, ये पैटर्न अब बदल चुका है। तो आप क्या करोगे, सबको, प्रति को भी शुरू से, मुख्यमंत्री को भी शुरू से, छत्तीसगढ़ को भी शुरू से, विषय को भी शुरू से, महोदय को भी शुरू से, सनम निवेदन है, ऐसे करके पूरा डील करोगे। तो डील करने के बाद अंत में जो धन्यवाद और दिनांक लिखोगे वो भी आपको कैसे लिखना है, शुरू से ही लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये धन्यवाद, फिर ये दिनांक, फिर प्रार्थी, फिर जो रहेगा वो अपना नाम, आभाषा या रोल नंबर जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निबंध के बारे में देखते हैं। निबंध में यहाँ पे दिया गया है कि निबंध लिखने का तरीका, यानी इसको 200, 250 से 300 शब्दों में लिखना है। निबंध लिखने के लिए हमारे पास क्या तरीका दिया है, 1 अंक प्रस्तावना में, यानी एक प्रकार से स्ट्रक्चर में आपको 1 अंक, उसके बाद 1 अंक प्रस्तावना, 4 अंक बीच की डिटेल और 2 अंक उपसंहार में दिया है। ये प्रारूप में दिया है, रूपरेखा कहते हैं। तो इसको लिखने के समय क्या करोगे, ध्यान देना, ये बदलता रहता है कि कैसे अंक देना है, तो इसको केयर कर लो। ये मान लीजिए हम रूपरेखा लिखते हैं, तो शुरू में हम लिखते हैं प्रस्तावना, उसके बाद जो भी चीज़ लिखना है उसमें टॉपिक डाल देते हैं 1, 2 करके।
तो एक तो प्रस्तावना लिखोगे निश्चित तौर पे, और अंत में क्या लिखोगे, उपसंहार। कम से कम 2 टॉपिक तो आपको डालना है, क्योंकि 4 अंक है तो 2-2 अंक मिल सके। अगर 4 टॉपिक डालना चाहें तो 4 टॉपिक डाल सकते हैं। और इस फॉर्मेट में लिखने के कारण, इस प्रारूप में लिखने के कारण से ज़बरदस्ती आपको यहाँ पे 1 अंक मिलेगा। इस प्रकार से ये वीडियो हमारा समाप्त हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।